नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। कोरोना से मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला है भारत। टर्की में 4,397 मौत, तो भारत में मौतों की संख्या 4,337 पहुंची। एशिया में सबसे अधिक मौत ईरान में। महाराष्ट्र में सरकार में शामिल सहयोगी दलों की हुई बैठक। कहा, उद्धव ठाकरे की सरकार को कोई खतरा नहीं। बीजेपी ने की थी राष्ट्रपति शासन की मांग। आर्थिक बदहाली के खिलाफ कांग्रेस का कैंपेन। ऑनलाइन स्पीकअप कैंपेन में 50 लाख लोगों को जोड़ने का इरादा। गरीबों को 10-10 हजार नकद देने की मांग। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल का इस्तीफा। स्वास्थ्य निदेशक का ऑडियो टेप हुआ था वायरल। विवाद में आया था बीजेपी नेताओं का नाम। और चीन से जारी तनातनी के बीच कांग्रेस की मोदी सरकार से अपील। लद्दाख पर अधिकृत बयान जारी करे सरकार। ट्रंप ने रखा दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव। भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव बना हुआ है। दोनों देशों ने सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। इन सब के बीच समाचार एजेंसी NI के हवाले से खबर है कि बॉर्डर पर हालात को सामान्य करने और बढ़े हुए तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के सीनियर मिलिट्री कमांडरों की हाई लेवल बैठक हुई है। दूसरी तरफ पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने कहा कि ऐसा पहले भी होता रहा है, लिहाजा चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरे विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि भारतीय सेना हर तरह की स्थिति से निपटने में सक्षम है। देखिए, सीमा विवाद के ऊपर बातचीत चल रही है। ग्रुप बने हुए हैं, इसकी बातचीत करते हैं। सब कुछ इसके ऊपर चीज़ें ठीक तरह से आगे बढ़ रही हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो ज़मीन के ऊपर मार्किंग नहीं है, वह इसलिए दोनों सेनाओं के बीच में, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के बीच में इस चीज़ का एक वो रहता है कि मेरा इलाका वहाँ तक है, हम कहते हैं हमारा इलाका वहाँ तक है। और इसलिए जब पेट्रोलिंग बढ़ती है गर्मियों के महीने में, आमना सामना होता है। कई बार ये स्थिति आई है जब वो कुछ चीन की सेनाएं कहती हैं जी वहाँ तक इलाका है, कुछ उन्होंने इकट्ठे कर लिए लोग, वहाँ पे आके कैंप बना लिया, फिर हम भी बनाते हैं। डोकलम के अंदर भी ऐसे ही हुआ। तो इसमें कोई नई चीज़ मैं नहीं देख रहा हूँ। India in any case is not going to blink and it's not going to carry on brinkmanship. So that is the underlying factor which will make sure that we resolve the present crisis or what the incursions are in a peaceful manner. We have maintained peace and tranquility for very long, and it's in the interest of both India and China to ensure that peace and tranquility equilibrium continue. Firstly, face-offs are nothing new. They have been happening. And second thing we need to understand is when such face-offs occur, it takes time to diffuse the whole thing. The third thing that you need to understand is that Indian Army is a professional army. Okay? They can handle these situations. They have got the experience of handling them. They can handle these situations well on ground. That is the thing that we need to understand. आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन की सेनाओं ने अपनी मौजूदगी और बढ़ाई है। अक्साई चीन इलाके में स्थित गालवन घाटी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। भारत के मुताबिक गालवन घाटी के किनारे चीन की सेना के कुछ टेंट देखे गए। सामरिक तौर पर यह इलाका भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये घाटी चीन के दक्षिणी शिंजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। वहीं चीन का आरोप है कि भारत गालवन घाटी के पास रक्षा से जुड़े गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। आपको हम ये भी बता दें कि बीती 5 मई को लद्दाख में पेंगोंगत्सो झील के आसपास दोनों देशों के करीब 250 सैनिकों की झड़प हुई थी। बीती 9 मई को भी नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। लद्दाख में LAC के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर भी देखे गए थे, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से पेट्रोलिंग की थी। वहीं भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC है, जो दोनों के बीच सीमा की तरह काम करती है। उधर भारत और चीन के बीच सीमा पर तनातनी जारी है। दोनों ही देश ताज़ा विवाद को आपस में सुलझाने की बात कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम
मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमने भारत और चीन की को जानकारी दी है कि अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनातनी बढ़ रही है। चीन ने अपने तंबू लगाए तो भारत की सेना भी सामने आ खड़ी हुई। अब खबर है कि लद्दाख में 3-4 ऐसे फ्लैश पॉइंट्स हैं जहां स्थिति गंभीर है, लेकिन हर मोर्चे पर भारतीय सेना ने अपनी बढ़त बना रखी है। वहीं भारत की तैनाती के बाद गैल्वन घाटी में चीन के सैनिक कैंप में चले गए हैं। वहीं भारत और चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच जारी गतिरोध पर कांग्रेस ने सरकार से कहा है कि वो इस मामले में देश को विश्वास में ले और लोगों की चिंताओं को दूर करे। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील और गैल्वन घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच गतिरोध राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला है, इसलिए देश को भरोसे में लेना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले में पारदर्शिता की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि चीन के साथ सीमा पर कथित तनातनी और भारत नेपाल रिश्तों में आई हालिया तल्खी से जुड़े मुद्दों को लेकर पारदर्शिता की जरूरत है और सरकार को इस बारे में देश को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। आपको यहां बता दें कि लद्दाख में दोनों देशों की सीमा परिस्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब करीब 250 चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच 5 मई को झड़प हो गई थी। इसके बाद स्थानीय कमांडरों की बीच बैठक भी हुई। 9 मई को उत्तरी सिक्किम में भी ऐसी घटना सामने आई थी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर यही रफ्तार रही तो भारत जल्द ही एशिया में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। एशिया में दूसरे स्थान पर टर्की है जहां 4,397 मौत हो चुकी है, जबकि भारत में मौतों की संख्या 4,337 पर पहुंच गई है। वहीं एशिया में सबसे अधिक मौत ईरान में हुई है जहां अब तक 7,508 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। वहीं भारत में 24 घंटों में देश में कोरोना के 6,387 नए केस सामने आए हैं और 170 लोगों की मौत हुई है। इस तरह देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,51,767 हो चुकी है, जबकि कुल मौतों की संख्या 4,337 हो गई है। वहीं 83,000 केस सक्रिय हैं, जबकि अब तक कोरोना से 64,425 लोग ठीक हुए हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 54,758 हो गया है, जिसमें से 1,792 की मौत हो चुकी है। वहीं तमिलनाडु में कोरोना के कुल कंफर्म केसेस की संख्या 17,000 को पार कर गई है और यहां अब तक 127 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद गुजरात में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब यहां कुल मरीजों की संख्या 14,821 हो गई है, जिनमें से 915 की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में भी कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,465 है। यहां अब तक 288 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार एक्टिव हैं। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए एक सीरीज की शुरुआत की और अब वे हेल्थ एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे हैं। इस कड़ी में राहुल गांधी ने 2 हेल्थ एक्सपर्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष झा और स्वीडन के प्रोफेसर जोहान गिस्के से बात की। बातचीत में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष झा ने कहा कि लॉकडाउन के बाद अब जब अर्थव्यवस्था खुल गई है तो आपको भरोसा पैदा करना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 12 से 18 महीने की समस्या है, इसे 2021 से पहले छुटकारा नहीं मिलने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिक जोखिम वाले इलाकों में बहुत तेजी से जांच करने की रणनीति की जरूरत है। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञ आशीष झा ने कहा कि कोविड-19 के बाद जीवन बदलने वाला है। हम बड़ी वैश्विक महामारियों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हम जो वैश्विक महामारी देख रहे हैं वो आखिरी नहीं है। वहीं स्वीडन के स्वास्थ्य एक्सपर्ट जोहान ने कहा कि भारत में सॉफ्ट लॉकडाउन होना चाहिए। भारत में अगर सख्त लॉकडाउन रहा तो जल्द ही उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। Really important, and I've been saying this here, and I think it's really important for everybody to communicate, is that this is a 12 to 18 month problem. We are, no matter what we do, we're not going to be out of the woods. We're not going to be through this problem by July or by November. This is going to be with us till 2021. And if everything goes very, very well and we have a vaccine and it's widely available, then sometime in 2021,
life can begin to go back to normal. The reason it's important to communicate that is people need to understand the time frame and need to understand that lives are going to change over that time. Yeah. And now everyone is asking the same question: how do we get out of this? It has to be stepwise, I think. That you take of the restrictions you have in India, you take one away, you soften one restriction, you wait 2-3 weeks and see what happens. Do we have more spread of the disease? Yes, we had more spread. Okay, then we take one step back, reinstitute and try another restriction if that works. So I think it will take months to really ease out of all the lockdown, but you must do it one restriction at a time and see what happens. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने कहा कि कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बाजार में और नकदी डालने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकारों को 20 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराने चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 लाख करोड़ रुपए सरकारी निजी साझेदारी के निवेश से आ सकते हैं। सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग मंत्री गडकरी ने कहा कि इससे केंद्र सरकार की तरफ से घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज समेत 50 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बाजार में आएगी, जिससे अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की वजह से पड़े विपरीत असर का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात बेहद गंभीर हैं और पूरी दुनिया मुश्किलों का सामना कर रही है। गडकरी ने कहा कि संकट से मुकाबले के लिए अमेरिका ने $2 ट्रिलियन के पैकेज की घोषणा की है, जबकि जापान ने अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 12% के बराबर पैकेज की घोषणा की है। और पीएम मोदी ने जिस पैकेज का ऐलान किया है वो जीडीपी के 10% के बराबर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। महाराष्ट्र सरकार को लेकर जारी सियासी हलचल के बीच राज्य में सरकार में शामिल सहयोगी दलों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद कहा गया कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सभी दल एक साथ हैं और राज्य में उद्धव ठाकरे की सरकार को कोई खतरा नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुंबई में स्थिति चिंताजनक है, किसी को तकलीफ ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। महाराष्ट्र को कोरोना से मुक्त किया जाएगा। वहीं पूरी दुनिया में कोरोना का संकट है। थोराट ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से सभी मुमकिन कोशिश की गई है, लेकिन कुछ लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सभी का ख्याल रखा जा रहा है। आज भी 7 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन दिया जा रहा है। मजदूरों के टिकट का खर्चा राज्य सरकार वहन कर रही है। दरअसल बीजेपी उद्धव सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो कोरोना से लड़ने में नाकाम रही, इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। पिछले 2 दिनों से बीजेपी के 2 बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस और नारायण राणे ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुके हैं। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य में किसी भी राजनीतिक उठापटक की संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति को लेकर इस समय मीडिया में जो भी बातें हो रही है वैसा कुछ भी नहीं है। इस समय हम केवल कोरोना वायरस से लड़ने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। हम भारत सरकार के सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं।
महाराष्ट्र में जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, जिसका मीडिया के माध्यम से देखे जा रहा है, ऐसी महाराष्ट्र में कोई स्थिति नहीं है। और ऐसे समय में आज हम सब लोगों ने राजकीय परिभाषा बाहर रखकर, विचारधारा बाहर रखकर, हमने जिस तरह से पूरा देश कोरोना जैसे महामारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है, ऐसे स्थिति में सबने मिलकर इस कोरोना की लड़ाई लड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। ये कोई लड़ाई कोई राजकीय लड़ाई हो नहीं सकती, क्योंकि ये देश के ऊपर संकट आया है और ऐसे समय में राजकारण बाजू रखकर ये सब चीज़ें करना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में रोज विशेष श्रमिक ट्रेन भेजने से खफा है। ममता ने इसे रेलवे की सनक तक करार दिया है। सीएम ममता ने इस मामले में पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे वक्त में राजनीति नहीं होनी चाहिए जब राज्य कोरोना महामारी और अम्फान चक्रवात से हुई तबाही की दोहरी चोट से उबरने की कोशिश में लगा है। उन्होंने मांग की है कि पश्चिम बंगाल में अभी कम श्रमिक ट्रेनें भिजवाई जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन में रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। प्रवासियों के आने से संक्रमण का खतरा और बढ़ेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नेता मुझे राजनीतिक रूप से परेशान कर सकते हैं, लेकिन वे राज्य को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? ममता सरकार ने अम्फान चक्रवात से हुई तबाही को देखते हुए रेल मंत्रालय से आग्रह किया था कि राज्य में 26 मई तक विशेष श्रमिक ट्रेनें नहीं भेजी जाएं। उधर राजस्थान सरकार ने बिहार सरकार के उन आरोपों को गलत बताया है जिसके मुताबिक राजस्थान सरकार ने 1 करोड़ रुपए जमा करने के बाद ही बिहार के छात्रों की ट्रेन खुलने दी है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम झूठ बोल रहे हैं और राजस्थान सरकार ने बिहार सरकार से 1 रुपया भी नहीं मांगा। उन्होंने सुशील मोदी पर गलत राजनीति करने का आरोप लगाया है। मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि बिहार में जल्द चुनाव है, ऐसे में वो राजनीति करने में लगे हैं। वहीं कोरोना से निपटने में विफल एनडीए सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने लॉकडाउन के बावजूद पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालयों पर दिन के 11 बजे से 1 बजे तक धरना दिया। पार्टी नेता उपेंद्र कुशवाहा भी पटना में पार्टी कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए धरने पर बैठे। धरना पर बिहार में क्वारंटीन सेंटर्स की बद इंतजामी को अविलंब दूर करने और गरीब मजदूरों की रोजी रोटी के लिए तत्काल रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की गई है। लॉकडाउन के कारण गरीब लोग परेशान हैं। क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति बद से बदतर है। लोगों को रोजगार कैसे मिले, यह बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के संदर्भ में हमने राज्य की सरकार को कुछ सुझाव दिया है। उन्हीं सुझावों पर राज्य की सरकार अमल करे, इस बात के लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य में पीपीई किट खरीद घोटाले का मामला सामने आने के बाद राजीव बिंदल ने इस्तीफा दिया है। घोटाले से जुड़ी अधिकारी की बातचीत का कथित ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जिस वायरल ऑडियो क्लिप के आधार पर स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी हुई है, उसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की बात कही जा रही है। राजीव बिंदल ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा है कि बीते दिनों स्वास्थ्य निदेशक की कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुई, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस विभाग इस मामले की जांच कर रहा है, मगर इसी बीच कुछ लोग बीजेपी की ओर भी उंगलियां उठा रहे हैं। मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हूं और चाहता हूं कि इसकी पूरी और निष्पक्ष जांच हो, इसलिए उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी भेजी है, जिसमें कहा है कि पीपीई घोटाले से उनका या बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन निष्पक्ष जांच के लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में पीपीई खरीद घोटाले का ये मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया था। एक पत्र के जरिए प्रधानमंत्री को प्रदेश में कोरोना काल में हुए घोटाले की पूरी जानकारी दी गई थी। दरअसल कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता के निर्देशन में परचेसिंग कमेटी ने 9 करोड़ के सप्लाई ऑर्डर दिए थे। इसमें मोहाली की एक ही फर्म को 5000 पीपीई किट का ऑर्डर दिया गया था। हालांकि देश भर की 40 कंपनियों ने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। खास बात यह है कि ऑडियो में
5 लाख की दलाली भी इन्हीं पीपीई किट की डील के लिए की जा रही थी। उधर राजस्थान में झालवाड़ के झालरा पाटन कस्बे में एक साथ 62 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। झालरा पाटन में 62 और अकलेरा कस्बे में 2 मरीज मिलने से जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 135 हो गई है। कल जो है 155 सैंपल जो लास्ट में लगाए थे जी सेकंड लॉट में, उसमें 64 जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। अच्छा। जिनमें 64 में से 62 जो हैं अपने पाटन के हैं, झालरा पाटन के इमलीगेट एरिया के ही हैं सारे जी, और 2 जो हैं अकलेरा के पेशेंट हैं। अच्छा। तो अब ये जो इमलीगेट जो एरिया है ये एक्चुअली बिल्कुल ही इसको शट डाउन होना चाहिए। ये जी मेरे ख्याल से प्रशासन ने कर्फ्यू भी लगा दिया है वहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल। उससे क्या है, लोगों की इंटरमिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और लोगों को जब अपन ने लॉकडाउन किया हुआ है, कर्फ्यू लगाया हुआ है, तो घर में ही रहना ज़्यादा अच्छा है। जो मिक्सअप होंगे एक दूसरे से तो और ज़्यादा फैलने की संभावना रहेगी। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के उनके घर जाने के दर्द के कई मामलों के बीच एक अच्छी खबर आई है। दिल्ली के बख्तावरपुर के पास तिगीपुर गांव के एक संपन्न किसान पप्पन सिंह गहलोत 10 मजदूरों के फ्लाइट से उनके घर बिहार उन्हें भेज रहे हैं। गहलोत मशरूम की खेती करते हैं और इनके यहाँ पिछले 27 सालों से बिहार से कुछ मजदूर काम करने के लिए आते हैं और सीजन के बाद वापस चले जाते हैं। इस बार भी 10 लोग इस परिवार से यहाँ पर आए हुए। उसी दौरान लॉकडाउन लागू हो गया। अभी सीजन भी खत्म हो गया, इसलिए इन लोगों को घर वापस जाना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते वे नहीं जा पाए। पप्पन सिंह गहलोत ने इन सभी मजदूरों को उनके घर भेजने का निर्णय लिया और सभी 10 मजदूरों के लिए फ्लाइट्स के टिकट उपलब्ध कराए हैं। जी, हम मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हमें 2 महीने से लॉकडाउन में फंसे थे, यहाँ पे हमें खाने पीने का व्यवस्था सब चीज़ दिए जी, और घर जाने के लिए एयरपोर्ट का टिकट भी बनवाए। हम लोग अपना इसमें मालिक का मतलब बात सुनते रहे। मालिक अब सोचे जो अब तो ठीक है, कहे जो साथ में जब थोड़ा डाउन होगा, गाड़ी खुलेगा, उसके बाद मैं कोई इंतजाम करूंगा। किस चीज़ की खेती करते थे आप? क्या मजदूरी मशरूम करते का थे? जी। मैं 27 साल से हूँ इनके पास। वैसे मेरा लड़का भी यहीं रहता है। दोनों मतलब दोनों पीढ़ी यहीं अभी गुजर रहा है। वैसे कोई 27 साल रहने के लिए किसी एक मालिक में तैयार नहीं। उधर भोपाल में आज से बाजार में रौनक लौटने लगी है। नए भोपाल में आज ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स मार्केट 2 महीने बाद खुला तो खरीदार भी खुशियों में 4 चांद लगाने दुकानों पर पहुंचने लगी। दुकानदार और ग्राहक दोनों ही कोरोना से बचने के सुरक्षा उपायों पर पूरा अमल भी कर रहे हैं। मेरी बेटी का आज से 15 दिन पहले जन्म हुआ है। हम लोग सोच रहे थे कब उसको कुछ गिफ्ट दें, तो आज डॉक्टर को दिखाने निकले थे। उस ज्वेलरी की शॉप खुली मिली तो उसको फर्स्ट गिफ्ट है ब्रेसलेट दिलाया उसको हमने। खुलना चाहिए, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस के साथ खुलना चाहिए। लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि देखिए सुविधाएं हमारे लिए ही गवर्नमेंट कर रही है कुछ, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें अपनी और दूसरों की सेफ्टी कैसे लेके चलना चाहिए। तो जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें अपने आप, और मास्क हमेशा लगा के रखें, चाहे कितनी मजबूरी हो। सैनिटाइजेशन, कुछ एक सैनिटाइज़र अपने हाथ में हमेशा एक पॉकेट में रखें, आजकल सब जगह मिल रहे हैं। निश्चित ही बहुत अच्छा लग रहा है, वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ रहे हैं, तो खुशी तो 100% महसूस होगी। और ये अच्छा स्टेप भी है सरकार का, धीरे धीरे करके मार्केट खोलना चाहिए, चीज़ें सामान्य होने में मदद मिलेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि जो सीबीएसई के जो भी छात्र घर चले गए हैं, वो जिस जिले में इस वक्त मौजूद है वही परीक्षा दे सकते हैं। जून के पहले हफ्ते में उन्हें बता दिया जाएगा कि उनकी परीक्षा कौन से स्कूल में होगी। छात्रों को अपनी मौजूदा लोकेशन स्कूल को बतानी होगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से सीबीएसई के एग्जाम पूरे नहीं हो पाए थे, जिन्हें अब जुलाई के पहले हफ्ते में कराए जाने का फैसला किया गया है। वहीं इस बीच कुछ छात्र अपने अपने घर चले गए हैं। छात्रों को एग्जाम के लिए घर से
वापस न आना पड़े, इसलिए सरकार ने छात्रों के लिए वहीं परीक्षा कराने की योजना बनाई है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने एयरफोर्स के नंबर 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट को उड़ाया। कोयंबटूर के सुलूर एयरबेस से उन्होंने उड़ान भरी। ये स्क्वाड्रन LCA तेजस FOS विमान से लैस है और LCA तेजस को उड़ाने वाला दूसरा स्क्वाड्रन है। भदौरिया ने अब तक राफेल लड़ाकू विमान सहित 28 से भी अधिक तरह के विमानों को उड़ाया है। भदौरिया क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और पायलट अटैक इंस्ट्रक्टर भी हैं। इसी के साथ इस स्क्वाड्रन को फिर से वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग में इसकी अहम भूमिका रही थी। इस स्क्वाड्रन को 15 अप्रैल 2016 को हटा दिया गया था। वहीं दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू कहर ढा रही है। दिल्ली की तपिश ने मंगलवार को 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पालम में 27.2 डिग्री सेल्सियस के साथ लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म रहा। वहीं साल 2002 के बाद पहली बार तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली NCR में अभी उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। इससे पूरी दिल्ली के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 29 मई से तापमान में गिरावट आएगी, क्योंकि हवा की दिशा उत्तर पश्चिम से बदलकर पूर्वा हो जाएगी। Yesterday, heat wave to severe heat wave prevails over the many parts of the country. If you talk about Rajasthan, we have received up to 50 degrees Celsius temperature yesterday's, and many parts of the country received more than 45 degree. Even Delhi is also received more than 46 degrees yesterday's. And if you talk about the today conditions, this is likely to continue for today also. And we are expecting severe heat wave conditions over Haryana, Rajasthan, even Madhya Pradesh today's. And from thereafter, there will be a reductions in the heat wave from tomorrow onwards. उधर पंजाब में भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। कई जिलों में पारा 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। वहीं गर्मी के और भी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। बिल्कुल नहीं आ रहे, पहले तो बहुत आते थे, अब बिल्कुल नहीं आ रहे। फ्रूट जो भी लाते हैं वो ख़राब हो ही जा रहे हैं, बिक नहीं रहा, कोई सामान नहीं बिक रहा, बहुत सामान ख़राब हो रहे हैं और कोई भी गर्मी में निकल ही नहीं रहा कोरोना के वजह से। तो यहाँ पर हम नेचुरोपैथी में मड थेरेपी का इलाज करते थे। अभी जब से ये कोरोना का असर हुआ है तो चूँकि मड थेरेपी में शरीर को टच भी करना पड़ता है, मिट्टी लगानी पड़ती है, तो इस डर की वजह से अभी कोई लोग आ नहीं रहे हैं। धीरे धीरे अगर आएंगे तो फिर हमारा काम शुरू हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल कोई नहीं आ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।